हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दानिश और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, अम्ल के रासायनिक गुण। लेक्चर शुरू करने से पहले जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी में समझना चाहते हैं, उनके लिए मैंने कुछ टर्म के हिंदी मीनिंग लिख दिए हैं जिससे आपको लेक्चर को समझने में आसानी होगी। जैसे एसिड का मतलब होता है अम्ल, मेटल का हिंदी मीनिंग है धातु, रिएक्शन का हिंदी मीनिंग है अभिक्रिया, एक्वस का हिंदी मीनिंग है जलीय विलयन, सॉलिड का मतलब है ठोस और प्रोडक्ट का मतलब है उत्पाद। आप इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए जिससे आपको लेक्चर को समझने में बहुत आसानी होगी। इसके अलावा अगर कोई टर्म आता है तो मैं उसको वहीं पर डिफाइन। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के इस लेक्चर में हम लोग एसिड लेंगे और उसकी रिएक्शन डिफरेंट सब्सटेंसेस से करवाएंगे। देखिए किससे किससे करवाएंगे, आइए देख लेते हैं। हम एसिड लेंगे और उसकी रिएक्शन करवाएंगे मेटल्स से। फिर हम एसिड लेंगे और उसकी रिएक्शन करवाएंगे मेटल कार्बोनेट से। फिर हम एसिड लेंगे और उसकी रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट से। फिर हम एसिड लेंगे और उसकी रिएक्शन करवाएंगे मेटल ऑक्साइड से, और एसिड लेंगे और वाटर लेंगे, उनका आपस में सॉल्यूशन बना लेंगे। आपने देखा कि इन सारी रिएक्शंस में क्या चीज कॉमन है? एसिड सबके अंदर मौजूद है, एसिड सब में कॉमन है। तो जब हम ये रिएक्शन करवाएंगे तो हम कौन सा एसिड यूज करेंगे? जो हमने मिनरल एसिड पढ़े थे, आपका एक था आपका HCl, दूसरा था आपका H2SO4, तीसरा था आपका HNO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो इन्हीं में से कोई एक एसिड हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर क्या इनके अलावा कोई और एसिड यूज नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, अपनी आसानी के लिए हम लोग इन्हीं तीनों में से किसी एक को इस्तेमाल करेंगे। तो आइए बगैर किसी देरी के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। तो सबसे पहले हम एसिड की रिएक्शन किससे करवाएंगे? मेटल से करवाएंगे। तो मेटल से रिएक्शन करवाने से पहले आइए मैं आपको एक चीज थोड़ा सा समझा देता हूं जिससे आपको लेक्चर को समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो। देखिए, अगर हम एक मेटल ले लिया हमने जिंक और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड से HCl से, तो ये रिएक्शन कैसे होती है ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो जो मेटल आपका होता है वो क्या करता है? वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। क्या करता है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। मतलब ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर खुद आ जाएगा और क्या बना देगा? एक नया प्रोडक्ट बना देगा ZnCl2। तो इसने क्या किया? हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह पर खुद आ गया। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। मेटल हमने यही रखा और अब की एसिड हम कौन सा ले लेते हैं? अब की एसिड हम ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो यहां पर भी क्या होगा? जो आपका मेटल है ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन को हटा देगा और इसकी जगह पर खुद आ जाएगा। तो इसको लिख देंगे ZnSO4। ये हाइड्रोजन हट गया और इसकी जगह पर क्या आ गया? इसकी जगह पर आपका जिंक आ गया। तो जब भी आप मेटल की रिएक्शन एसिड से करवाएंगे तो मेटल क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को हटा देगा और उसकी जगह पर खुद आ जाएगा। अब आइए एक टॉपिक पढ़ लेते हैं छोटा सा, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इस टॉपिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर हम लोग क्या करेंगे? यहां पर हम लोग इसका सिर्फ उतना ही पार्ट पढ़ेंगे जितना यहां पर जरूरी है। तो आइए इसको देख लेते हैं। ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इसमें यहां पर क्या है? आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऊपर कुछ मेटल लिखे हुए हैं और हाइड्रोजन से नीचे भी कुछ आपके मेटल लिखे हुए हैं। जो मेटल आपके हाइड्रोजन से ऊपर लिखे हुए हैं ये सारे आपके हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, और जो मेटल आपके नीचे लिखे हुए हैं ये सारे आपके हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। अब इसका मतलब क्या है कि ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। इस बात का क्या मतलब है? इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आप अपने क्लास में हैं
और आपका क्लास का एक टॉपर है और आप चाहते हैं उस टॉपर को डिस्प्लेस करना, मतलब आप उस क्लास के टॉपर बनना चाहते हैं, उसकी जगह पर आना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ाई में उससे ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। जो आपका टॉपर है, जब आप पढ़ाई में उससे ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे तो आप उसको डिस्प्लेस कर देंगे, उसकी जगह पर आप टॉपर बन जाएंगे। तो आइए इसको समझ लेते हैं। तो अभी मैंने आपको जब बताया था कि जब मेटल की हम एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, हाइड्रोजन की जगह पर खुद आता है। ऐसा मेटल कब कर पाएगा? जब मेटल जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। यानी एसिड से सिर्फ वही मेटल रिएक्शन कर पाएंगे जो हाइड्रोजन से ज्यादा एक्टिव है। जो हाइड्रोजन से कम एक्टिव है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से वो एसिड से रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि सारे मेटल एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं, सिर्फ वही मेटल एसिड से रिएक्शन करते हैं जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। कौन से हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है ये आपका इस सीरीज में दे रखा है। ये आपका हो गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड। तो ये आपके हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये आपके क्या करेंगे, एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। और ये आपके जो नीचे वाले हैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, इसीलिए ये एसिड से रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो कुछ भी हमें नया प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। और इस सीरीज को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने आपके कुछ मेटल भी कम लिए हैं, जितना यहाँ पे जरूरत थी मैंने खाली यहाँ पर इतना ही समझाया है। जब हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तो इस सीरीज को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब आइए आ जाते हैं अपनी सबसे पहली हेडिंग, एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ। तो जब एसिड आपका मेटल के साथ रिएक्शन करता है तब वो क्या बनाता है? तब वो बनाता है साल्ट और हाइड्रोजन गैस। क्या बनाता है? साल्ट और हाइड्रोजन। जब भी आप एसिड लेंगे और मेटल लेंगे तो हमेशा दो चीजें बनेगी, एक बनेगी आपकी हाइड्रोजन गैस और दूसरा बनेगा आपका साल्ट। आइए इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं। यहां पे मैंने मेटल कौन सा लिया है? जिंक, Zn, और इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूं? एसिड से। अब एसिड कौन सा लेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया था, या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, या सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे H2SO4, या नाइट्रिक एसिड लेंगे HNO3। यहां पे हमने कौन सा लिया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हम लोग? मेटल से। पहले क्या बताया था आपको कि मेटल क्या करेगा? हाइड्रोजन को हटा देगा, उसकी जगह पर खुद आ जाएगा। और जब भी एसिड और मेटल की आपस में रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? तो आपकी हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये आपके हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2। अब आप दोनों तरफ बैलेंस कीजिए। इस तरफ कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन है, और इस तरफ हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? एक ही एटम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ बराबर करना पड़ेगा। तो इधर भी हाइड्रोजन के एटम कितने करने पड़ेंगे? 2 करने पड़ेंगे। तो यहां पे हम लिख देंगे 2। ठीक है। अब क्या हुआ? यहां से 2 हाइड्रोजन के आपके एटम निकल गए। अब क्या बचा? आपका बचा Zn, और क्या बचा? Cl बचा, क्लोरीन बचा। कितने बचे? 2 बचे। तो यहां क्या लिख देंगे? ZnCl2। तो आपका क्या हो गया कि जब आप जिंक मेटल की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा आपका? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन आपकी बहुत आसान है, आपको बस एक बार ध्यान से अपने आप जाकर के कर लेनी है। और जितना मैं ये पढ़ा रहा हूं इसको आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। और इन रिएक्शंस को आप अपने आप करके देखिएगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने जिंक मेटल क्यों लिया है, आयरन क्यों नहीं, आपका जो है गोल्ड क्यों नहीं लिया, सिल्वर क्यों नहीं लिया, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वो आपके कैसे हैं, वो आपके कम रिएक्टिव हैं। इसके अलावा जितने ऊपर वाले आपके मेटल थे हाइड्रोजन से कोई भी ले सकते हैं, जिंक ही नहीं कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कौन सा लिया है? सोडियम लिया है। यहाँ पे कौन सा लिया है? आयरन लिया है।
तो जब भी हम एसिड की मेटल से रिएक्शन करवाएंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि वो मेटल ले जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों है वो भी मैं समझा चुका हूं। अब देखिए यहाँ पे पहले हमने जिंक मेटल की रिएक्शन करवाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब हम क्या करेंगे, अब हम सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे जिंक मेटल से। तो जब भी हम मेटल की रिएक्शन करवाते हैं एसिड से तो आपका क्या होता है, एक चीज तो कंफर्म है, वो क्या है, हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो हमने जब यहाँ पे करवाया जिंक प्लस H2SO4 तो आप आंख बंद करके लिख देंगे कि हाइड्रोजन गैस तो बनेगी। अब जो बचा वो आपका साल्ट है, और क्या बनता है, साल्ट। तो जो बचा वो आपका क्या है, साल्ट है। तो H2 यहां से निकल गया, क्या बचा, Zn बचा और SO4। तो ZnSO4 क्या हो गया, आपका साल्ट हो गया। जिंक सल्फेट आपका साल्ट बन गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी ये रिएक्शन बहुत ही आसानी से। अब की बार हमने क्या किया, पहले हमने एसिड चेंज किया था, अब की बार हमने क्या करा, मेटल चेंज करके देख लिया। जब हम सोडियम मेटल की रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो क्या होगा, आपका हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी, और क्या बचा आपका NaCl बचा, सोडियम क्लोराइड। तो इसको आप जैसे मैंने ऊपर वाली ये दोनों बैलेंस करी थी बिल्कुल वैसे ही आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, अब की बार हमने कौन सा मेटल यूज किया, आयरन, और रिएक्शन करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, मेटल प्लस एसिड, हाइड्रोजन गैस प्लस साल्ट, यहाँ पे FeCl2 आपका साल्ट बन गया। यहाँ पे आपने देखा होगा ये लिखा हुआ है एक्वस, AQ का मतलब क्या होता है, कि एक्वस सोल्यूशन है, मतलब ये पानी में घुला हुआ आपको मिलता है, जैसा मैंने पहले बताया था। तो उम्मीद है ये सारी रिएक्शन आपको खूब समझ में आ गई होंगी। अब आपने यहाँ पर एक बात नोट करी होगी, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं तो हम 3 एसिड लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और एक और बताया था नाइट्रिक एसिड HNO3। यहाँ पर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, लेकिन नाइट्रिक एसिड नहीं लिया। नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं लिया, उसके पीछे वजह है कि जब हम मेटल की नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन पक्का हो गया कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हम एसिड की मेटल से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, ऐसा कौन सा एसिड है जिसकी मेटल से रिएक्शन करवाने पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है? अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या जवाब देंगे, नाइट्रिक एसिड HNO3 एक ऐसा एसिड है जिसकी मेटल से रिएक्शन करवाने पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। ठीक है, अब अगला सवाल जो बनता है इसे क्यों नहीं होती है, इसका जवाब है कि नाइट्रिक एसिड जो है वो आपका एक बहुत बेहतरीन, वेरी गुड ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक एजेंट होता है। अब सर ये क्या होता है, एजेंट तो आपने सुना होगा, ट्रेवल एजेंट होते हैं, वो आपको क्या अवेलेबल करवाते हैं, वो ट्रेवल के एजेंट है, तो वो ट्रेवल से रिलेटेड सारी चीजें आपको अवेलेबल करवाते हैं, जैसे आपका टिकट हो गया, होटल के अंदर रूम हो गया, तो ये सब आपको कौन अवेलेबल करवाता है, ट्रेवल एजेंट। इसी तरीके से जो आपका नाइट्रिक एसिड है ये क्या है, आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो आपका नाइट्रिक एसिड है। तो ये आपको क्या अवेलेबल करवाएगा, ये ऑक्सीजन अवेलेबल करवाएगा। जब आप नाइट्रिक एसिड की मेटल से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती तो है, लेकिन ये एक बहुत बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ये इसको ऑक्सीजन अवेलेबल करवा देता है। और ये हाइड्रोजन गैस से काहे बदल गया, H2O क्या होता है, आपका वाटर होता है, पानी होता है, इसीलिए इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व ना होकर वाटर बन जाता है। तो आपकी वजह समझ में आ गई, क्यों नहीं नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड आपका एक बहुत बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, निकलती है, उसमें ऑक्सीजन को अवेलेबल करवा देता है, और ये आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, H2O वाटर बना लेते हैं, वाटर फॉर्म कर लेते हैं।
तो ये आपका यहाँ से 2 सवाल बन गए जो आपके क्लियर हो गए, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्या हो गया, ऐसा कौन सा एसिड है जो मेटल से रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है, तो वो नाइट्रिक एसिड है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक बहुत बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है। अब एक और सवाल है, ये आ जाता है यहाँ पे एक्सेप्शन। केमिस्ट्री में आपको एक्सेप्शन बहुत मिलेंगे। अपवाद, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अपवाद। अभी मैंने आपको बताया कि नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है, लेकिन 2 मेटल ऐसे हैं आपके जो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। इनको बोलते हैं एक्सेप्शन, कि बाकी कोई भी मेटल हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं कर रहा है, लेकिन सिर्फ 2 मेटल ऐसे हैं जो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। क्या नाम है उनका, एक का नाम है मैग्नीशियम और एक का नाम है मैग्नीज। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए वो कौन से 2 मेटल, उन 2 मेटल का नाम बताइए जो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, तो आप क्या बताएंगे, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि आपने नाइट्रिक एसिड लिया और मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज से रिएक्शन करवाए हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, नहीं। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपका नाइट्रिक एसिड बहुत ज्यादा डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट का मतलब मैंने आपको बताया था पहले वाले लेक्चर में, कैसा होना चाहिए नाइट्रिक एसिड, बहुत ज्यादा डाइल्यूट। कितना डाइल्यूट, 1% हो या फिर 2% हो नाइट्रिक एसिड का कंसंट्रेशन। मतलब अगर आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया है नाइट्रिक एसिड का, जली विलयन लिया है, तो उसमें 1% नाइट्रिक एसिड हो और 99% क्या हो, वाटर हो। अगर आप इतना डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहे हैं, ऐसा नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं, तब तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी मैग्नीशियम और मैग्नीज से रिएक्शन के बाद। अगर ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा नाइट्रिक एसिड, तो मैग्नीशियम और मैग्नीज से भी रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। तो यहां तक की बात आपकी समझ में आ गई। आइए अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, कि हमने एसिड की मेटल से रिएक्शन करवाई, तो आपको पता चलिए क्या बनता है, एक तो साल्ट बनता है, दूसरा क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। अब हमको ये कैसे पता चलता है कि जो गैस इवॉल्व हो रही है, जो गैस निकल रही है, वो हाइड्रोजन ही गैस है, ये हमको कैसे मालूम होगा। तो उसके लिए आपका पूरा एक एक्सपेरिमेंट है। जब आप स्कूल जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा, समझा। मैं यहाँ पर देता हूँ। तो हाइड्रोजन जो गैस है उसकी एक क्वालिटी है, एक खासियत है। क्या खासियत है कि जब हाइड्रोजन गैस को जलाया जाता है तो वो पॉप साउंड के साथ में जलती है, यानी जब जलेगी तो एक साउंड आएगा पॉप का, तब जलेगी। तो हम अगर किसी गैस को जलाएं और पॉप का साउंड आए तो हम फौरन पहचान लेंगे कि जो गैस हमने जलाई है, जो गैस हमने बर्न की है, वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। आइए देखिए इसको हम लोग कैसे लेबोरेटरी में पहचानते हैं। ये आपकी एक टेस्ट ट्यूब है जो आपको नहीं देखी होगी, आपको मिली होगी। इसमें हमने क्या किया है, नीचे यहाँ पे जो बने हुए इनको बोलते हैं जिंक ग्रेनुअल। क्या बोलते हैं इनको, जिंक ग्रेनुअल। मतलब क्या है कि आपने जिंक मेटल लिया और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसके अंदर डाल दिए। फिर आपने क्या किया कि इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, इसमें ऐड कर दिया, तो आपका मेटल हो गया और एसिड हो गया। ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये ऐसे यहाँ से ऊपर उठेगी और ये इस वाली ट्यूब में आ जाएगी और इस ट्यूब से होती हुई और यहाँ पे इसको लाके हम खोल देंगे। और इस जो हमारा ये जो बर्तन है, जो वेसल है, इसके अंदर हम लोग क्या रखेंगे, इसके अंदर हम लोग रखेंगे सोप सोल्यूशन, साबुन का सोल्यूशन, साबुन का घोल। तो जब हाइड्रोजन गैस इसके अंदर से जाएगी तो क्या होगा, तो आपके इसमें बबल बनेंगे, बुलबुले बनेंगे। और जब आप कोई जलती हुई कैंडल इसके पास लाएंगे तो इन बुलबुलों के अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो जब ये जलेगी तो कैसा आवाज आएगा, पॉप की आवाज आएगी। तो हम लोग फौरन पहचान जाएंगे जो गैस बन रही है वो कौन सी है,
वो आपकी हाइड्रोजन गैस है। ये आपका प्रैक्टिकल है, ये आपको करवाया जाएगा। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग चेक करते हैं कि जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। आइए अब अपनी नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। अब हम रिएक्शन किससे करवाएंगे? अब हम रिएक्शन करवाएंगे एसिड की मेटल कार्बोनेट से या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। यहाँ पे मैंने दोनों नाम ले लिए, मेटल कार्बोनेट भी और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी। क्यों? क्योंकि अगर आप एसिड की रिएक्शन करवाएं मेटल कार्बोनेट से या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो सेम ही रहता है। देखिए जैसे यहाँ पर जब आप एसिड की रिएक्शन करवाएंगे मेटल कार्बोनेट से, तब आपको क्या मिलेगा? तीन चीजें मिलेंगी। एक तो मिलेगा साल्ट, दूसरा आपको मिलेगा वाटर और तीसरा मिलेगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड। और जब आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करवाएंगे एसिड की, तब भी आपको क्या मिलेगा? साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब चाहे आप एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से करवाइए और चाहे एसिड की रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाइए, प्रोडक्ट आपका सेम रहेगा, साल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। एक चीज आप यहाँ पे और नोट करिएगा कि जब आप एसिड की किसी भी चीज से रिएक्शन करवाएं, चाहे आप एसिड की मेटल से करवाएं, चाहे मेटल कार्बोनेट से, चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, साल्ट तो आपका बनेगा ही बनेगा। ठीक है, सब में साल्ट कॉमन है, आंख बंद करके साल्ट लिख दीजिएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड, इसका केमिकल फॉर्मूला आप लोग को पता है? बिल्कुल पता होगा। क्या होता है? CO2। और यहाँ पर क्या है? वाटर, और वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब हम एसिड की रिएक्शन मेटल या मेटल कार्बोनेट से करवाएंगे तो साल्ट बनेगा, CO2 और H2O, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर भी बनेगा। जो यहाँ पर एरो ऐसा बना होता है, इसका मतलब होता है कि गैस है। इसका मतलब क्या होता है? गैस। और मतलब ऊपर की तरफ उठेगी, गैस होगी तो ऊपर की तरफ जाएगी, इसीलिए यहाँ पर एरो बना देते हैं। किसी के आगे एरो लगाओ तो समझ जाइएगा ये क्या है, ये गैसियस स्टेट में। अब आइए इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ पर मेटल कार्बोनेट कौन सा लिया है? एक लिया है हमने Na2CO3, यानी क्या है आपका? सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है आपका? एक मेटल कार्बोनेट है। और इसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं? इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। एसिड कोई सा भी ले सकते हैं, यहाँ पे हमने कौन सा लिया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। कि दो चीजें तो आपको कंफर्म है। एक क्या है? एक तो बनेगी CO2 और दूसरा क्या बनेगा? H2O। अब साल्ट कौन सा बनेगा ये हम कैसे लिखेंगे? जो कुछ बचेगा वो यहां पर हम लोग लिख देंगे। दोनों तरफ कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं हाइड्रोजन की, कि यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है। तो आप कहेंगे सर इधर हाइड्रोजन के 2 एटम है, और आप इधर मिलाइए, इधर हाइड्रोजन के कितने एटम है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ एक है हाइड्रोजन का एटम। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इधर भी 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे क्या है? CO2। तो यहाँ पर कितना क्या है? CO3। तो CO3 में से CO2 निकल गया, तो आपका क्या बचा? यहाँ पर एक O बचा, और क्या बचा? यहाँ पे 2 Cl बचे। ठीक है, तो एक O जो बचा था वो आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पर 3 है, 2 इधर 1 इधर, 3 ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर हो गए। कार्बन 1 था, कार्बन 1 हो गया, H2 हो गए। क्या बचा? यहाँ पे 2 आपके Na बचे और 2 ही आपके Cl बचे। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? 2NaCl। तो आई होप आपकी बात समझ में आई होगी कि जब भी आपको रिएक्शन लिखना हो तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? आपको ये याद होगा कि ये मेटल कार्बोनेट है, तो क्या बनेगा? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और आपका वाटर भी बनेगा, और जो बचा वो आपका क्या होगा? साल्ट होगा। ठीक है, तो ये आपकी पहली रिएक्शन हो गई। दूसरी देख लेते हैं।
अब की हमने मेटल आपका वही रखा Na2CO3, लेकिन यहां पर हमने क्या किया, एसिड चेंज कर दिया। एसिड अब की कौन सा यूज कर रहे हैं, H2SO4। इसे आप पहले अपने आप करके देखिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और इसे अपने आप बैलेंस करके देखिएगा। फिर अगर आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर इसको यहाँ पर से आप चेक कर लीजिएगा। तो फिर से वही काम है, ये आपका मेटल कार्बोनेट है और ये आपका एसिड है। जब मेटल कार्बोनेट की हम एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनता है, आपको पता है, एक तो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड और एक बनेगा आपका वाटर। एरो लगा हुआ है, मतलब क्या है, ये गैस है। अब जो बचा वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा साल्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर आपके हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर पूरे हो गए, यानी हाइड्रोजन तो दोनों तरफ बराबर हो गए। CO3 था तो CO2 यहाँ पे आ गया, एक O बचा वो यहाँ पर आ गया, तो ये भी हो गया आपका और ये भी आपका हो गया। बचा क्या, 2 Na बचे और SO4 बचा, तो बस यही आपका साल्ट बन गया, Na2SO4। बहुत सिंपल था, आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको इसी तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन लिखिए और उनको बार बार बैलेंस करके सही लिखने की कोशिश कीजिए, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगी, ये सारी रिएक्शन आपको अपने आप याद हो जाएंगी। और ये जितनी भी रिएक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये खाली इसी चैप्टर के लिए नहीं है, ये आपके आगे वाले आने वाले चैप्टर में भी इस्तेमाल होंगी, आप देखेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब हमने यहाँ क्या करा, हमने मेटल कार्बोनेट तो वही रखा और एसिड फिर से चेंज कर लिया। हमने आपको पहले बताया था कि हम या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे या सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे या नाइट्रिक एसिड। अब इस वाले को आप अपने आप कर लीजिएगा, आपका वाटर बना, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो बचा वो आपका क्या है, वो आपका साल्ट है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया है, इसके बाद इन्होंने अब की बार मेटल चेंज कर लिया, मेटल कार्बोनेट। पहले आपका सोडियम कार्बोनेट लिया था, अब की बार कैल्शियम कार्बोनेट लिया, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इन सारी रिएक्शन को आप करके देखिएगा, वीडियो पॉज करके इनको नोट कर लीजिएगा और इनकी प्रैक्टिस घर पे खूब सही से आप कीजिए। यहाँ पर क्या है कि हमने अभी देखा किसकी, कि मेटल कार्बोनेट की एसिड से रिएक्शन करवाई, और मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन करवाते हैं एसिड से, तब भी आपका सेम प्रोडक्ट बनता है, आपका साल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पे जैसे हम लोग किससे करवा रहे हैं, ये आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो आपको पता है क्या बनेगा, लिख लेते हैं NaHCO3 + HCl। पहले हमने किसकी करवाई, मेटल कार्बोनेट की, अब किसकी करवा रहे हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की। किससे करवा रहे हैं, एसिड से। तो आपको पता है क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और आपका वाटर बनेगा और क्या होगा, आपका साल्ट बनेगा। अब आप दोनों तरफ बराबर कर लीजिए और देख लीजिए जो बचा, 2H थे यहाँ पर, एक HA बराबर हो गया। CO2, तो CO2 में से आपका CO2 तो यहाँ पर आ गया, यहाँ O3 था तो एक O बचा, वो यहाँ पर आ गया, तो ये भी खत्म हो गया। क्या बचा, इधर बचा Na, इधर बचा Cl, NaCl, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका साल्ट बन गया। बहुत आसान था। इसी तरीके से अब की बार इन्होंने क्या किया, अब की बार इन्होंने साल्ट आपका चेंज कर लिया है, आपका एसिड आपका इन्होंने चेंज कर लिया। पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था, फिर सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो आपके मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, इन्हीं को हम लोग बाइकार्बोनेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट्स। तो आपने देखा जब आपने एसिड की मेटल से रिएक्शन करवाई थी, तब कौन सी गैस इवॉल्व हुई थी, तब आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी। और जब आपने एसिड की मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करवाई, तब आपकी कौन सी गैस इवॉल्व हुई, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो गैस आपकी निकल रही है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस है। ये हमें कैसे पता चलेगा, कैसे टेस्ट करेंगे हम लोग कि जो गैस आपकी निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस है। तो उसका भी आपका एक तरीका है। कार्बन डाइऑक्साइड की भी एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है कि जब इसको लाइम वाटर
लाइम वाटर का केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम लोग अपनी बोलचाल की लैंग्वेज में बोलते हैं बुझा चूना। यानी चूना लीजिए और उसको आप पानी के अंदर डुबो दीजिए, तो जो आपका बन गया उसको बोलते हैं बुझा चूना। तो ये जो आपका लाइम वाटर है, अगर इसके अंदर से हम लोग क्या करें, अगर इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है तो ये कैसा हो जाता है, ये व्हाइट हो जाता है, सफेद हो जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराने से पहले ये किस कलर का था, तो ये कलरलेस था, जैसा आपका पानी होता है। तो हम क्या करेंगे, लाइम वाटर लेंगे, उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे। अगर वो व्हाइट हो गया तो जो गैस है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। बस यही इसकी पहचान है, और इसका भी प्रैक्टिकल आपके स्कूल में करवाया जाएगा। यहां पर मैं उसको आपको समझा देता हूं। ये आपका क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है। इसके अंदर आपने क्या ले रखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रखा है, और क्या ले रखा है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या है आपका, मेटल कार्बोनेट है। तो एसिड और मेटल कार्बोनेट की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो आपका साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और बनने के बाद ये इस ट्यूब में आएगी, और इस ट्यूब से आकर के ये यहाँ पे आएगी। और इसके अंदर हमने क्या ले रखा है, इसके अंदर मैंने रखा है लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जाएगी, इसका कलर चेंज होकर कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। और हम फौरन बता देंगे कि जो गैस आपकी इसमें से निकली है वो कौन सी है, वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, बस आप इसको ध्यान से समझते चलिएगा। अब यहाँ पे वो रिएक्शन लिखी है जिसकी वजह से ये जो लाइम वाटर है आपका, ये व्हाइट हो जाता है। अब ये सवाल ही बन सकता है कि जब हम लाइम वाटर में, चूने पानी में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो उसका कलर व्हाइट क्यों हो जाता है, तो उसका जवाब यहाँ पर है। ये आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका है चूना पानी, उसका केमिकल फॉर्मूला है CaOH2। और इसने क्या किया, इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई, तो क्या होगा, आपका वाटर बन जाएगा और बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें आप देख रहे हैं एरो नीचे की तरफ बना हुआ है, इसको बोलते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो इसी के बनने की वजह से ये व्हाइट होता है, इसी कैल्शियम कार्बोनेट आपका बोलते हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, आपका व्हाइट होता है। इसके ही बनने की वजह से उसका कलर कैसा हो जाता है, लाइम वाटर का आपका कलर व्हाइट हो जाता है। ये एरो जो नीचे की तरफ है, इसका मतलब है कि ये आपका नीचे बैठ जाएगा। ये क्या होगा, जब आप इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे तो ये नीचे आपको नीचे व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो ये बात समझ में आ गई बात, यहां तक का बिल्कुल क्लियर हो गया। हमने दो रिएक्शन लगभग पढ़ ली है। अब हम रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। इस रिएक्शन को आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको रिकॉल करूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जब मैं आपको बेस पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसके बारे में दोबारा पढ़ाऊंगा। अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि जब हम एसिड की रिएक्शन करवाते हैं मेटल ऑक्साइड से, किससे करवाते हैं, मेटल ऑक्साइड से, तो आपको पता है साल्ट तो बनता ही बनता है। चाहे आप एसिड की रिएक्शन मेटल से करवाएं, मेटल कार्बोनेट से करवाएं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाएं, मेटल ऑक्साइड से करवाएं, साल्ट तो बनेगा। इधर वाला जो आपका जो दूसरा बचता है प्रोडक्ट, ये चेंज होता रहता है। यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर बनेगा, साल्ट और वाटर। तो जब भी आप एसिड और मेटल ऑक्साइड की आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट और वाटर। तो चलिए समझ लेते हैं। ये आपका है एक मेटल ऑक्साइड, क्यूप्रस कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या लिखा हुआ है, एसिड। तो ये आपका हो गया आपका मेटल ऑक्साइड, ये आपका हो गया एसिड। क्या बनेगा आपका H2O, जो बचा वो यहाँ पे लिख दिया, साल्ट बन गया, Cu बचा, Cl2 बचा। अब इसको तो आप लोग अपने आप बैलेंस कर ही लेंगे, कर लीजिएगा, ना हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं समझा दूंगा दोबारा। तो आप क्या बना, कॉपर क्लोराइड बना और वाटर बना। बस यही इसका हो गया। यहाँ पर से आपकी लगभग सारी केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड की हो गई हैं। इसमें हमने एसिड की रिएक्शन किससे किससे करवाई, मेटल से करवाई, मेटल कार्बोनेट से, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से और मेटल ऑक्साइड से।
अब इस रिएक्शन के ऊपर भी आपसे एक सवाल कभी कभार पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है कि जो आपका कॉपर ऑक्साइड है ये वाला, ये कैसा होता है? ये ब्लैक होता है। ये कैसा होता है? ब्लैक इन कलर, काला होता है। लेकिन जब इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाते हैं तो जो आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिलता है वो कैसा हो जाता है? वो आपका हो जाता है ब्लू ग्रीन। वो कैसा हो जाता है? ब्लू ग्रीन। तो एक सवाल तो यहीं से बनता है कि जब हम कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से करवाते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? तो आप कह देंगे ब्लैक से ब्लू ग्रीन हो जाता है। एक क्वेश्चन तो यही हो गया। अगला सवाल आपका क्या बन सकता है कि ये ब्लू ग्रीन क्यों हो जाता है? तो उसके पीछे की वजह है फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड के बनने की वजह से इसका कलर ब्लू ग्रीन हो जाता है। तो ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ से और कवर हो गए। पहला क्या था कि कॉपर क्लोराइड की जब हम एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू ग्रीन हो जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। और क्यों हो जाता है? कॉपर क्लोराइड के बनने की वजह से। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा क्या है? एसिड इन वाटर सॉल्यूशन। यानी हम एसिड लेंगे और उसे पानी में घोल लेंगे तो क्या होगा? तो ये एसिड की आपका ये आर्हेनियस का आपका जो है प्रिंसिपल भी है और ये एसिड की प्रॉपर्टी है बेसिक। एसिड को पहचानने का एक तरीका भी है। क्या तरीका है कि जब भी हम आप एसिड लेंगे, कोई सा भी एसिड लेंगे, जैसे हमने लिया HCl, और अगर इसको हम वाटर में ऐड करेंगे तो ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। किसमें? H+ आयन। जितने भी आपके एसिड है जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन, H+ आयन देते हैं। ये बात याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप कोई भी एसिड लीजिए और उसे वाटर में डिसॉल्व कीजिए तो आपको क्या मिलेगा? H+ आयन मिलेगा। अब ये जो आपका H+ आयन होता है ये कैसा होता है? हाईली अनस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा अस्थिर होता है। अस्थिर का मतलब ये है कि ये अकेला नहीं रह सकता। H+ आयन फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, ये अकेला नहीं रह सकता है। तो ये क्या करता है? ये जो आपके वाटर मॉलिक्यूल है इनके साथ रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, इनके साथ क्या करता है? ये रिएक्शन कर लेता है और क्या बना लेता है? अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या करेगा? ये इसके साथ जाकर के मिल जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम थे? 2 एटम पहले से थे, एक ये वाला आ गया तो कितने एटम हो गए? 3 एटम हो गए। तो क्या इसको क्या बोलते हैं? H3O को हाइड्रोनियम आयन। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, मिलाते हैं, घोलते हैं तो वो H+ आयन देता है। और ये जो H+ आयन होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा अस्थिर होता है, जिसकी वजह से ये वाटर के मॉलिक्यूल से जल के अणु से रिएक्शन करता है और के साथ मिलकर क्या बना लेता है? H3O+ आयन, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो यहां तक कि आपके बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपका बहुत ही आसान सा था कि अगर हम पानी में घोलेंगे वाटर को तो हमें क्या मिलेगा। अब ये कह रहा है कि is an acid produces hydrogen ion in the absence of water। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बात है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये कह रहे हैं क्या कोई भी एसिड H+ आयन दे सकता है वाटर की एब्सेंस में? तो इसका जवाब है नहीं। अगर हम एसिड को पानी में डिसॉल्व नहीं करेंगे तो वो H+ आयन नहीं देगा। वो H+ आयन सिर्फ पानी में डिसॉल्व करने पर ही देता है। जितने भी एसिड हैं आप किसी को भी पानी में डिसॉल्व करेंगे सब H+ आयन देते हैं, लेकिन कब? जब पानी में उनको डिसॉल्व किया जाता है, और किसी तरीके से H+ आयन नहीं देते हैं। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको पता है सबसे पहले लेक्चर में मैंने इंडिकेटर वाले में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कि अगर एसिड को ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे तो क्या करता है? वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आप क्या करेंगे? एक ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लेंगे। कौन सा लेंगे? एक लेंगे ड्राई ब्लू लिटमस पेपर और उसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक गैस छोड़ेंगे। क्या करेंगे? उसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक गैस इवॉल्व करेंगे तो क्या होगा?
तो आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक एसिड है, और ये क्या है आपका ब्लू लिटमस पेपर है। तो क्या करना चाहिए, इसको ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए, लेकिन ये नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी वाटर नहीं है, और वाटर ना होने की वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का H+ आयन अलग नहीं होता है। फिर जब हम क्या करते हैं, फिर हम ड्राई की जगह पे कैसा ले लेते हैं, हम ड्राई की जगह पे मॉइस्ट ले लेते हैं, मतलब गीला लिटमस पेपर ले लेते हैं, और फिर उसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक गैस इवॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। क्यों कर पाता है? क्योंकि वो अब कैसा है, गीला है, मॉइस्ट है, जिसकी वजह से वहां पे वाटर मौजूद है, और वाटर की मौजूदगी में, पानी की मौजूदगी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का H+ आयन अलग हो जाएगा और वो उसका कलर चेंज कर देगा। तो आपकी यहाँ ये बहुत अच्छी बात समझ में आई होगी कि जो आपके एसिड हैं, ये एसिडिक नेचर अपना तभी रिप्रेजेंट कर पाते हैं जब इनका आप वाटर सोल्यूशन लेते हैं। अगर आप वाटर सोल्यूशन नहीं लेंगे तो इनका एसिडिक सोल्यूशन आपका ये जो है एसिडिक अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। ये तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसकी हमने वाटर सोल्यूशन करवाई। जब इसकी हम वाटर सोल्यूशन करवाते हैं तो ये H+ आयन देता है, और दूसरा कौन सा बन गया, क्लोरीन आयन, और ये H2 है, और ये H+ हमारा कैसा होता है, बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये इससे रिएक्शन कर लेगा और H3O+ आयन यानी हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, और ये सारे ही एसिड के साथ में होगा। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही। अब हमने एसिड के बारे में लगभग सब कुछ पढ़ लिया है। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेस के बारे में।